नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है और विज्ञापन में तमाम जानकारी आप लोग को मिल गई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने अंकों के वहां पर पूछे जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट 30 अंक का है, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इसमें प्रैक्टिस सेट पहला यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो 30 प्रश्न आपके रखे गए हैं, ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि पिछले पेपर के एनालिसिस के हिसाब से इनको बनाया गया है और कुछ नई चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इन 30 प्रश्नों में सिर्फ आप 30 प्रश्न नहीं सीखेंगे, इससे कई सारे प्रश्न और आपके बन सकते हैं। आगे एक एक करके इन सब पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से साइड में आंसर लिखते चलें कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए एक एक करके इन 30 प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया है, ग्लोबल 200 क्या है। तो ग्लोबल 200 का इनमें से किससे संबंध है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फोर्ब्स रिलीज द्वारा जारी की गई 200 बड़ी कंपनियों की सूची है, फोर्ब्स रिलीज द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की सूची है, या फिर विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर हैं, या फिर WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय की गई 200 विश्व धरोहर की सूची है। तो इसका आंसर क्या होगा आप अपने हिसाब से साइड में लिख लें। तो इसका सही आंसर है डी वाला, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय की गई 200 विश्व धरोहर की सूची है। अब यहाँ पर आपसे आगे चल के पूछा जा सकता है कि WWF का क्या मतलब है। तो WWF का वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। WWF का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका मतलब होता है। तो ये आपको याद रखना है, आगे चल के इस पर भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ZSI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहला ऑप्शन है, इनकी स्थापना 1890 में रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में की गई थी। यह एशिया का पहला मगरमच्छ संरक्षण प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं का संरक्षण सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1982 में वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान के लिए की गई थी। तो इनमें से क्या इसमें सही है, ये हमें यहाँ पर आंसर टिक करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी वाला। इसकी स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण सर्वेक्षण के लिए की गई थी। अब यहाँ पर कुछ और चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। 1916 में कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 को। इसकी स्थापना भारत में जीव जंतुओं के अनुसंधान और सर्वेक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो इसका उद्देश्य भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य भी आप याद रखेंगे, जीव जंतुओं के अनुसंधान और सर्वेक्षण को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन यापन होता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से किसके रूप में इसे जाना जाता है, हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जीव मंडल या फिर यौन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीव मंडल। अब यहाँ पर कुछ और चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। जीवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैलयुक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी परत कितनी होती है, 30 किलोमीटर मोटी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है। तो इन 4 में से हमें बताना है कि कौन सा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CSE। CSE का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये चूंकि ऑप्शन में दिए नहीं गए थे, इसको मैंने अलग से यहाँ पर ऐड किया है जिससे नई चीजें यहाँ से आप सीख सकें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS इसका फुल फॉर्म है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, SACON इसका शॉर्ट फॉर्म है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनमें से सबसे पुराना NGO हमें बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर क्या है, बी वाला, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब यहाँ पर कुछ चीजें और आप याद रखेंगे। BNHS की स्थापना कब हुई थी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की 15 सितंबर 1883 को। अब यहाँ पर आपसे SACON का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोयम्बटूर में इसका क्या है, सेंटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, PSLV का क्या अर्थ है। PSLV आपने सुना होगा, इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, दूसरा है प्रणोदन प्रणाली प्रक्षेपण यान, सार्वजनिक उपग्रह प्रक्षेपण यान,
या फिर पेलोड सेपरेटेड लॉन्च व्हीकल, इनमें से क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसके बारे में आप ध्यान रखें। सबसे पहला बात है कि इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए PSLV का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया था। GSLV-MK, GSLV-MK2, LBM-3 और GSLV, तो इनमें से किसका उपयोग किया गया था, LBM-3 का। अब इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, LBM-3 का फुल फॉर्म क्या होता है, LBM-3 का होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगर हम GSLV की बात करें तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। MK का मतलब होता है मार्क, यहाँ पर जैसे MK2 लिखा है तो इसका मतलब है मार्क 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया था, 2003, 2008, 2013 या फिर 2019 में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, 2008 में इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अब कुछ चीज़ें और यहाँ पर आप याद रखेंगे, आगे चल के इन पर प्रश्न आपके बन सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंद्रयान-1 की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, लॉन्च कब हुआ था, अक्टूबर 2008 में। कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है आपका, श्रीहरिकोटा में। चंद्रयान-2 से प्रश्न आपका बन सकता है कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 22 जुलाई 2019 को। ये भी कहाँ से हुआ था, सेम जगह से जहाँ पर आपका चंद्रयान-1 हुआ है। इसी प्रकार से चंद्रयान-3 पर प्रश्न आपका बन सकता है, ये कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को। ये भी आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर आगे चल के प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है। पिछली बार जो वर्ग 3 के एग्जाम हुए थे उसमें 7 से 8 आपके स्पेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस के क्वेश्चन आपके ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इस बार भी आपके इनसे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला है व्योमनाथ, शक्ति, गगनयान या फिर नविका। इसका लगभग आप सभी को आंसर पता होगा। ये भारत में जो महत्वाकांक्षी मिशन है अंतरिक्ष में मानव भेजने का, ये कौन सा है आपका, गगनयान। इसका सी वाला आंसर होगा। अब गगनयान के बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। गगनयान भारत का कौन सा है, पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे। मिशन 2024 के आखिरी में या फिर 2025 तक लॉन्च हो सकता है। गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। तो 3 दिन के लिए भेजा जा रहा है और 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में इसको भेज रहे हैं। LBM-3 रॉकेट का उपयोग इसमें किया जाएगा, तो इससे भी प्रश्न आपका बन सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इस मिशन में जो 4 एस्ट्रोनॉट शामिल किए गए हैं उनके नाम आप ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोनॉट कौन कौन से हैं, ग्रुप कमांडर प्रशांत बालकृष्णन, नायन अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है। तो उच्च कोटि का कोयला हमें बताना है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, एंथ्रेसाइट आपका क्या होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसमें लगभग 90% कार्बन सामग्री होती है। अगर एंथ्रेसाइट कोयले को आप अपने हाथ में लेंगे तो आपका हाथ काला नहीं होगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का ये कोयला होता है। नॉर्मल कोयला आपने देखा होगा, जब आप हाथ में लेते हैं तो आपका हाथ वहाँ पर काला हो जाता है, लेकिन अगर आप एंथ्रेसाइट को हाथ में लेंगे तो आपका हाथ काला नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भारत विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में विश्व का वन्यजीव का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12% या फिर 15 से 16%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7 से 8% हिस्सा है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संगठन संघ के आंकड़ों के अनुसार कितना है, ये 7 से 8% है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, IUCN। IUCN का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण में कौन शामिल है। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण में शामिल होता है, भूमि, वायु, जल, प्रकाश, तापमान, वर्षा, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव या फिर ये सभी। तो इसमें से कौन शामिल होता है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
पर्यावरण अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निम्नलिखित में से संबंधित है। नए सामग्रियों का डिजाइन, अध्ययन और खोज, मानविकी, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन, सूचना और भौतिक विज्ञान को शामिल करें, प्राकृतिक विश्व और उसकी अखंडता पर मानव के प्रभाव के बारे में दृष्टि को। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका डी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर लास्ट में ओजोन है। तो इनमें से क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या है? बी वाला, जलवाष्प सबसे ज़्यादा ये पाई जाने वाली है जो ग्रीन हाउस गैस है। इसके बारे में आप थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें। जलवाष्प कितनी % होती है? 36 से 72% ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NGT। ये भी आप ध्यान रखेंगे, NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण एसोसिएटेड एसोसिएशन से संबंधित मामलों से स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमें यहाँ पर NGT का स्थापना वर्ष बताना है कि कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। 1989, 2010, 2015 या फिर 1996। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण हिंदी में बोलते हैं कि स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वर्तमान अध्यक्ष अगर इससे आपके पूछे जाए तो कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगर आपसे पूछा जाए कि NGT का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। तो इनसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पोटोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? नदी का, मिट्टी का, समुद्र का या फिर हिमनद का? तो इसमें से किसका अध्ययन करता है? ये किसका अध्ययन करता है? नदी का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 21 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल? तो इसका सही आंसर क्या है? ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। दिवस पर बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पिछले एग्जाम में देखने मिल रहे थे, तो इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2012 से आपका शुरू हुआ था। ये हर वर्ष मनाना इसको स्टार्ट किया गया था। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा इसको मनाया गया है। अगर आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और उसमें ऐसे ही आपके सॉल्यूशन होंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। तो आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उससे अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले 50 लोगों के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट रखा गया है। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें जाकर देख सकते हैं। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन है। आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा? जीवन का विनाश, थोड़ा प्रभाव, दीमकों की कमी या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इससे जीवन का विनाश हो जाएगा। अब जीवन का विनाश क्यों होगा? इसका कारण क्या है? अगर आप यहाँ देखें, चींटियों की अनुपस्थिति में दीमकों की आबादी बढ़ जाएगी। चींटियां मिट्टी में हवा भरती हैं, जिससे पानी और ऑक्सीजन मिट्टी में स्थित जड़ों तक पहुंचती है। इसलिए चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बड़ा कारण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगता है जहां नमी की मात्रा उच्च हो, नमी की कम मात्रा हो, नमी ना हो या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये कहाँ पर उगता है? जहां पर आपकी नमी की मात्रा क्या हो? कम हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा। जलवाष्प मौजूद है, सूर्य का प्रकाश वायु के अणुओं के कारण बिखर जाता है, नीली रोशनी हवा द्वारा अवशोषित हो जाती है, नीली रोशनी वायुमंडल से होकर निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी वाला, सूर्य का प्रकाश वायु के अणुओं के कारण बिखर जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? ओजोन, एरोसोल, अम्ल वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मृदा प्रदूषण का इनमें से क्या कारण होता है? ये होता है आपका अम्लीय वर्षा, क्योंकि जब अम्लीय वर्षा होती है तो इससे क्या होता है? मृदा का प्रदूषण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उस समुद्र का नाम बताइए जिसमें सामान्यतः महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है। तो किसे महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है?
सारगैसो सागर, लाल सागर, जापान सागर या फिर अरब सागर। तो किसको कहते हैं? सारगैसो सागर को। अब इसका कारण क्या है, आखिर इसे क्यों कहा जाता है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। सारगैसो सागर को आमतौर पर समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि समुद्र शांत है और इसकी सतह पर समुद्री घास पाई जाती है। तो समुद्री घास पाए जाने के चलते और इसके शांत होने के चलते इसको हम क्या कहते हैं? समुद्री रेगिस्तान कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में तापमान को बनाए रखती है? ये कौन सी आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है, इसलिए इसको क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है वायुमंडलीय तापमान के हिसाब से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की थी? ओदुम, एल्टन, आर्थर जी टेंसले या फिर क्लेमेंट्स। इसमें से किसने की थी? आर्थर जी टेंसले। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आर्थर जी टेंसले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। तो कब की थी? 1935 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषण, जल जनित रोग, वायु जनित रोग या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों। जल जनित और भोजन प्रदूषण ये दोनों के कारण होता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, हेपेटाइटिस ए भोजन के साथ साथ दूषित होने से होता है। यह संदूषण आमतौर पर कृषि अपशिष्ट, शहरी सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट आदि के माध्यम से होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें हम खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो खारे पानी का पारिस्थितिक तंत्र आप कहाँ पा सकते हैं? आर्द्रभूमि, धाराएं, डेल्टाज या फिर तटीय उथले पानी में। तो ये कहाँ पर आप पा सकते हैं? डेल्टाज में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का गठन करता है? तो खाद्य श्रृंखला के हिसाब से कौन सा इसमें से सही है? जैसे पहला ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप लोग को जानकारी होगी कि किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला काम करती है। जैसे यहाँ पर अगला ऑप्शन है घास, बकरी, मानव। बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली और बकरी। अब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का काम क्या होता है? जैसे अगर हम इसके सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो घास को कौन खाता है? बकरी खाता है। और बकरी को कौन खा सकता है? मानव। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी है। ये आपके खाद्य श्रृंखला का क्रम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करना, अकार्बनिक पदार्थ को सरल रूपों में परिवर्तित करना, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करना या फिर कार्बनिक यौगिक को विघटित न करें। तो इसका सही आंसर क्या होता है? अपघटक का काम क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करना, ये इसका काम है। यहाँ पर अगर आप देखें अपघटक का काम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक मृतक पौधों और जानवरों को सड़ाकर पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर कई बार प्रश्न आपके बनते हैं। कभी आपसे प्राथमिक उपभोक्ता पर प्रश्न पूछेगा, कभी आपसे द्वितीयक पर, कभी आपसे तृतीयक पर। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे ऐसा भी प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है कि मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। तो आप पहले इसका आंसर बताएं, आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता आपके कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नीचे देखें, यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो पौधे या शैवाल का भोजन करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन से होते हैं, तो कीड़े हो गए, चूहे हो गए, गाय, घोड़े, तितलियाँ, बकरियाँ, हिरण, खरगोश आदि, ये सारे क्या होते हैं? आपके शाकाहारी होते हैं। तो इनको क्या माना जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो छोटे और मध्यम आकार के मांसाहारी होते हैं जो शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं। जैसे मगरमच्छ और भेड़िए हो गए, तो ये क्या करते हैं? हिरण का शिकार करते हैं, बकरी का शिकार करते हैं। या फिर ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इनका शिकार कौन करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। अगर हम तृतीयक की बात करें तो तृतीयक उपभोक्ता आपके क्या होते हैं? जिन्हें कभी कभी शीर्ष शिकारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का शिकार करते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के शीर्ष पर स्थित अति मांसाहारी एवं सर्वाहारी जानवर होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ताओं दोनों को खाने में सक्षम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मनुष्य और शेर, ऐसे ये एग्जाम्पल हैं। बाघ हो गया, ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आपके क्या हैं? तृतीयक उपभोक्ता हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा जाते हैं। तो मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है? आपका
तृतीयक है। इस पर कई बार प्रश्न आपका बना है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी किस आंदोलन का नारा है? तानाशाही आंदोलन का, जंगल बचाओ आंदोलन का, चिपको आंदोलन का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये लगभग आप सभी को पता होगा ये किसका नारा है। चिपको आंदोलन का नारा है। बहुत फेमस आंदोलन था। इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। अगले और लास्ट प्रश्न पर आते हैं। लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? O2, CO2, SO2 या फिर CFC? तो इसका आंसर क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो आगे चल के पेपर में आपके आ सकते हैं। इनसे काफ़ी सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से आपने कई सारी नई चीज़ें यहाँ पर सीखी होंगी जिनसे आगे चल के एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार से लगातार आपको 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे सारी वीडियो आपको मिल सकें। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल सके। दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है और एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्नों की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके टेस्ट वहाँ पर डलना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वहाँ पर डाले जा रहे हैं। आगे चल के आपके फुल लेंथ टेस्ट भी डाले जाएंगे। पहले 50 लोगों के लिए फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। आप लोग जाकर एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।